नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की ओर से। आज हमने देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और चर्चित, जिनके उपन्यास सभी पढ़ते हैं, हर वर्ग के पाठक पढ़ते हैं, बच्चों से लेकर युवा और वरिष्ठ साहित्यकार तो बहुत ही अपना गुरु मानते हैं उनको, डॉक्टर शरद पगारे। पगारे साहब को व्यास सम्मान से विभूषित उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये इन दिनों साहित्य जगत में और पाठकों में बहुत ही चर्चित है, लोकप्रिय है। आज हम उनसे बात करेंगे। उनके 8 उपन्यास अब तक आ चुके हैं। तो शरद पगारे जी, नमस्कार। नमस्कार। आपके ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ। इंग्लिश और में भी एक उपन्यास हमने पगारे साहब से निवेदन भी किया है कि मुंबई में हम एक कार्यक्रम शरद पगारे के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कई फिल्मकार जो उपन्यासों पर, नाटकों पर और कहानियों पर फिल्में बनाते हैं, वो पगारे साहब से संपर्क में हैं और कई उनसे बातचीत भी चल रही है कि इनके उपन्यासों पर फिल्में बने। तो नमस्कार पगारे साहब। एक पहली बात तो आपको बधाई हो, साहित्य जगत और दुनिया भर से आपको बधाइयाँ आ रही हैं। धन्यवाद। जो ये व्यास सम्मान मिला है, ये देश का बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। अगर ये पुरस्कार किसी साहित्यकार को मिलता है तो वो अपनी जीवन की जो साहित्य यात्रा है वो उसको सफल मानता है कि जीवन में जो भी मैंने कुछ लिखा है उसका परिणाम ये मिला है मुझे, तो इससे और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। तो ये जो सम्मान, व्यास सम्मान मिला है आपको, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। केशव भाई, मैंने 1956 से लेखन शुरू किया। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने इतिहास में खोज की और ऐतिहासिक उपन्यास का लेखन करीब करीब बंद हो गया था। यानी वृंदावन लाल वर्मा और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के बाद बीच में अमृतलाल जी नागर ने जरूर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। मानस का हंस उसका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इतिहास का हूँ, तो इतिहास और साहित्य के समन्वय से क्यों न उपन्यास लिखे जाए। क्योंकि जब मैं लिखने लगा, मेरा पहला उपन्यास गुलारो बेगम था। इतिहास में इसका कोई नाम नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं रिसर्च करता हूँ पहले। तो मेरे एक मित्र थे, बाबा जी थे, बरहानपुर में कोऑपरेटिव में बड़े अफसर थे। मैं वहाँ गया तो कहने लगा, चल मैं तेरे को एक शाहजहाँ की प्रेमिका से मिला। तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा, बरहानपुर में और शाहजहाँ की प्रेमिका। उन दिनों वो प्रिंस खुर्रम थे, शहजादा खुर्रम, बादशाह नहीं बने थे। अहमदनगर में लड़ाई चल रही थी। पहले अब्दुल खान खाना को भेजा, वो असफल हो गया। तब नूरजहाँ के कहने पर जहांगीर ने खुर्रम को भेजा। खुर्रम नूरजहाँ का दामाद भी लगता था। उसके भाई आसफ खान की लड़की जो आगे चल के मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई, उससे उसकी शादी हुई। तो मैं उनके साथ गया। तो वहाँ एक उतावली नदी है जी। वो एक दीवार से ऐसी गिरती है जैसे झरना गिर रहा हो, और चांदनी रात में ऐसा लगता है। देखिए, यहाँ मेरा साहित्यकार जागृत हुआ। साहित्य में जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वैसा है कि इतिहास का तो हम पात्र उठाते हैं जी, पर इतिहास में कई शून्य हैं जी, जिनके बारे, जैसे अब यही शून्य है कि इतिहास में गुलारा बेगम के बारे में किसी को नहीं मालूम है। और वहाँ उतावली नदी के किनारे पर, दोनों किनारों पर 2 बारादरियाँ तो बनी। ये आपकी कल्पना है? नहीं, ठोस बारादरियाँ है अभी भी। अच्छा जी। और वहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्लेट लगी है कि शहजादा खुर्रम ने 1616 में ये 2 बारादरियाँ अपनी रखैल गुलारा बेगम के लिए बनवाए। वाह। अब इतिहास में कुछ भी नहीं है।
तो ये जो आपके उपन्यास में एक तो होता है ऐतिहासिक पात्र और एक होते हैं काल्पनिक पात्र, हाँ। ये किस तरह से आप इसको ये आपसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि इतिहास में अनेक शून्य होते हैं, जी और जब आप ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं तो उस शून्य को साहित्य के काल्पनिक यथार्थ के सौंदर्य से भरना पड़ता है। तो ये युवा वर्ग इससे जुड़ता है तो उसमें हाँ, इसी में भाई आप और उसमें रोमांस का तड़का लगाना पड़ता है। ये ताकि युवा पाठक भी जुड़ जाए। बिल्कुल नहीं, युवा नहीं, सभी प्रकार के। भाई रोमांस किसको पसंद नहीं आता है? बुजुर्ग व्यक्ति को भी पसंद आता है। और अगर आप उसमें सौंदर्य वर्णन कर लें, जैसे मैंने सौंदर्य वर्णन किया कि चांदनी रात में चांदनी जो है उतावली के साथ में मिल करके और जलप्रपात से जब गिरती है तो ऐसा लगता है कि चांदनी गिर रही है। ये सौंदर्य है, और इसमें रोमांस भी है। तो पाठक जो है, पाठक को बांधने के लिए खाली हम इतिहास नहीं लिख रहे हैं। एक तो ये बात, आप ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं तो उसमें शोध भी बहुत करना होता है, शोध हाँ, शोध तो करना पड़ता है। तो अब इसी में गुलारा बेगम के 11 एडिशन हुए, इतने पॉपुलर हुए हैं। उसका मराठी, गुजराती, उर्दू, मलयालम, पंजाबी 5 भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो ये पाठकों की वजह से हुआ। तो वो जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य का तड़का और रोमांच का तड़का लगाना पड़ता है। तो ये तड़का है, ये उतावली नहीं बह रही है, चांदनी उतावली बन के बह रही है। और वो करारा गांव की लड़की थी, उसे एक याकूब नाम के गुंडे ने जो गोरवाड़ी में भेजे। देखिए उन दिनों हर शहरों में वैश्यालय होते थे मनोरंजन के लिए। उन दिनों टीवी और रेडियो वगैरह कुछ नहीं थे, और लोग अपनी शादी में तवाइफों को बनाते थे। तो खोज करने पर पता लगा कि शहजादा खुर्रम बरहानपुर आया था, और ये सब अय्याश थे, अकबर से लेके बहादुर शाह 1857 तक सबके हरम थे, और खूबसूरत लड़कियां थी, उसको बोला हरम कहते थे। तो और आपको आश्चर्य होगा, नादिर शाह यहाँ से 30,000 खूबसूरत मुगल हरम की औरतों को ले गया। अच्छा, ये एक ऐसा कहा जाता है, एक साहित्यकार जो बहुत अच्छा लिखता है तो उस समय वो कोई सम्मान या पुरस्कार के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ लिखता है समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो लिखने के साथ साथ अपनी मार्केटिंग करती है, प्रमोशन करती है, और अवार्ड के लिए पूरा एक वो फील्डिंग करती है, और वो पा भी लेती है। आप जैसे वरिष्ठ और मूर्धन्य साहित्यकार जिसने कालजयी साहित्य लिखा है, अब व्यास सम्मान मिला है, तो साहित्य जगत तो पत्रकारिता जगत में एक इस बात की चर्चा है कि आज आपकी उम्र 93 यानी कि 93 वर्ष है, और आपको 1 वर्ष पूर्व ये सम्मान मिला है। तो पगारे साहब ने मार्केटिंग या प्रमोशन पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो जब प्रमोशन और मार्केटिंग होती है तो जूरी के जो सदस्य हैं उनका भी ध्यान आकृष्ट होता है उससे कि अच्छा ये, अदरवाइज जूरी वाले शायद आगे बढ़ के इतना सोचते नहीं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो प्रतिष्ठित देश विदेश के जो पुरस्कार हैं साहित्य जगत के, क्या उन्होंने जूरी ने या उस संस्था ने कुछ देर से सोचा इस बारे में? नहीं, देखिए, जिन लेखकों के बारे में आपने कहा कि जो मार्केटिंग करते हैं, तो उनका उद्देश्य साहित्य नहीं है, उनका उद्देश्य मार्केटिंग है, पुरस्कार लेना, पुरस्कार से पैसे लेना है। तो उनके साहित्य में वो गहराई नहीं आती, वो समय के साथ चलता है, और वो बिकता है, बिकने वाला साहित्य है वो। साहित्य के इतिहास में अपना नाम नहीं जोड़ता। जिस समय आपको ये सूचना मिली कि आपको व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो क्या आपके मन में क्या आया? अरे साहब, तो तारीख आज भी मेरे दिमाग में लगी है। 24 तारीख को
मैं बरामदे में बैठ कर के अखबार पढ़ रहा था और अचानक देरी से फ़ोन आया। कहने लगे कि पगारे साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ बोल रहा हूँ। बोले मैं सुरेश विथुपान बोल रहा हूँ, बिरला के बिरला फाउंडेशन के पुरस्कार समिति का सेक्रेटरी हूँ। आपको बधाई, आपको प्रसन्नता होगी कि हमने आपकी पाटलिपुत्र की साम्राज्य को 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया है। जी। तो 1 मिनट के लिए मेरी धड़कन बंद, क्योंकि मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा पुरस्कार मुझे मिलेगा। क्योंकि मेरे पहले दरवेल भारती, कुबेरनाथ, बड़े बड़े लोगों को मिला है, उसकी लिस्ट मेरे पास है। तो उनके साथ में पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। और आपसे झूठ नहीं बोलता, मैंने पाटलिपुत्र के साम्राज्य के बाद भी उपन्यास लिखे। मैंने साहित्य के में जो कमी थी ऐतिहासिक उपन्यास की, वो मैं पूरा कर रहा था। ये मेरा उद्देश्य था। कुछ 2-3 साल पहले, कोरोना काल के पहले, मैंने देखा है कुछ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामी निर्देशक और कुछ निर्माताओं के साथ आपकी मीटिंग वगैरह भी हुई थी कि आपके उपन्यासों पर कुछ फिल्म बनाने की बातचीत भी चल रही थी। तो और जैसे कि व्यास सम्मान मिला तो दोबारा वो लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं फिल्म का। तो जब ऐसा एक बात हमने पहले सुनी और पढ़ा भी, ये सब जानते हैं कि एक साहित्यकार जब लिखता है तो उसकी अपना खुद वो अकेला उसका मालिक होता है, उसकी सोच, उसका लेखन। लेकिन जब उसकी लेखनी पर कोई उपन्यास बनता है तो फिल्मकार जो होता है वो उस उपन्यास की कई चीज़ें ले लेता है, कई हटा देता है, जोड़ देता है। तो इस कारण उपन्यास को बुरी लगती बात। जैसे प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और भी कई साहित्यकार हैं जो मुंबई में आए, उनके उपन्यासों पर फिल्में बनी, लेकिन फिल्म मेकर ने कुछ ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो वापस लौट आए। तो क्या आपकी कुछ ऐसे जो फिल्मकारों के साथ जो आपकी डील या जो टर्म्स कंडीशन जो हो रही है, कुछ इसमें कुछ आ रहा है व्यवधान कि कहीं आप संतुष्ट हैं, कहीं वो संतुष्ट नहीं है, इस तरह से कुछ हो रहा है? देखिए, पहले सबसे पहले मेरी तरफ फारूक शेख का ध्यान गया। फारूक शेख अमेरिका जा रहे थे जी। शबाना आजमी। वो कौन से उपन्यास बना रहे थे? हाँ, तो वो उनको अमेरिका के कुछ मित्रों ने लिखा कि आप हमारे लिए कुछ किताबें लाइए साहित्यिक। ये उनकी मेरी बातचीत हुई। तो वहाँ एक ग्वालियर टैंक पर हिंदी के साहित्य की कोई दुकान है बड़ी। मनीष नाइन। हाँ, आप शायद जानते होंगे। बहुत किताबें खरीदता हूँ वहाँ से। हाँ, फारूक भाई गए वहाँ, उन्होंने किताबें सेलेक्ट की। तो जो वहाँ बेचने वाला था रमन जी। हाँ, तो उन्होंने गुलारा बेगम दी। तो बोले सर एक किताब ये भी ले लीजिए। तो बोले कि ये कौन सी बेगम है भाई, हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना, क्या करेंगे इसको ले करके? बोले साहब 100-150 रुपए की किताब है, इतनी किताबें खरीदी, उसमें अगर आप एक किताब भी खरीद लेंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? और बोले साहब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद इसके लेखक के आपको आप अपना प्रिय लेखक पढ़ें। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, और एक तीसरा पाठक बुक सेलर वो मेरा भक्त है, वो मुझे रिकमेंड कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दो, तो वो ले गए। अब फिर उनको उत्सुकता लगी कि भाई ये गुलारा बेगम कौन है, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद तो वो मेरे भक्त हो गए। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने यहाँ फ़ोन लगाया, मैं कॉलेज पढ़ाने गया था सुबह, तो आपकी भाभी जी ने फ़ोन उठाया, तो कहे बोले पगारे साहब यहाँ से बोल रही हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो बोले कि पगारे साहब कहाँ हैं, उनसे बात करनी है। बोले आप कौन हैं? बोले मैं फारूक शेख हूँ। बोले कौन फारूक शेख? अचानक फोन आया था तो पहचान नहीं पाए। बोले कौन फारूक शेख? फिर उन्होंने अपनी फिल्मों के नाम बताए, चश्मे बहादुर और ये। और तब तो ये चालू हो गई एकदम, अरे साहब हम तो आपके फैन हैं, ऐसा करके। बोले कहिए क्या बात? बोले अब मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए
वो कॉलेज से आए तो मेरी बात करा दी गई। तो मैं आया, इनने मुझे बताया तो फिर मैंने फ़ोन किया तो उनका शरद भाई मुझे एक गुलारा बेगम बहुत पसंद आई और मैंने यहाँ एक टीवी सीरियल वालों से बात की है और वो आपके उपन्यास पर काम करना चाहते। अच्छा, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। हाँ हाँ, जी। तो मैं गया फिर वहाँ, उनसे बातचीत हुई तो शर्तों वर्तों को लेकर के 2-3 दिन रहा। शर्तों वर्तों को लेकर कुछ जमा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक जैसे कि आप कहते हैं कि आप जो आपके उपन्यास के जो किरदार हैं आप स्वयं उसमें प्रवेश करके लिखते हैं, तो जब एक फिल्मकार वो छूट तो लेता है ना, वो उपन्यास को एक बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ता है, और जब फिल्मकार फिल्म बनाता है वो हाँ, मासिस के उसमें लिए वो बनाता है। चेंज वो मासिस के लिए बनाता है। कमर्शियल तो वो काल समय, हाँ, काल, सही कह रहे हैं। भाषा, हाँ। वस्त्र, ये सब बदलता है वो अपनी। हाँ, तो सही उस कह रहे समय हैं। आप जैसे लेखक को बर्दाश्त हो जाता है कि मेरे नहीं, लेखन के साथ। देखिए, मूल कहानी में बदलाव नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि एक विषय को लेके हमने उठाया है। जैसे गुलारा बेगम, तो एक उसके पीछे एक थीसिस होती है जी लेखक की। और देखिए, हम 2 चीजें करते हैं, एक तो इतिहास का चरित्र, जी फेमस चरित्र, जी जिसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जी। क्योंकि उसकी एक इमेज होती है पाठक के दिमाग, परंतु उसमें जो गैप होता है, शून्य होता है, वो इतिहास में नहीं है। अभी जैसे पृथ्वीराज रासो बदलाव किया डॉक्टर साहब ने चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उसमें, लेकिन अब कई उपन्यासकार अगर उस समय होते तो हो सकता है बातचीत करते वो, लेकिन मान लेते हैं वो कि चलो ठीक है। तो आप जो अभी आने वाली जो आप एक और लिख रहे हैं एक और उपन्यास, उसका नाम क्या है? अमर परिणाम मस्तानी। जी, एक सर एक बात बताइए, जैसे आप अभी इस समय 93 वर्ष हैं, ईश्वर की कृपा से बहुत आपको उम्र और हो, 93 वर्ष में भी आपका लेखन वही जो शुरू से धारदार लेखन था, और आज भी आपकी बातचीत में भी वही ताजगी है, उम्र कहीं से नजर नहीं आती, चेहरे के हाव भाव, बातचीत, बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, आपको लग नहीं रहा कि कहीं आप 93 वर्ष के हैं। तो ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिल रही है? ये ऊर्जा मुझे लेखन से मिलती है। लेखन से मिल रही है। हाँ, मैं अपने पात्रों को, खासकर नारी पात्रों को, अपनी प्रेमिका बना लेता हूँ। वाह, क्या है? बात, क्या बात। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि इतिहास है, उस शून्य को साहित्य के यथार्थवादी कल्पना से भरा जाता है, परंतु वो पैच ऐसा लगे नहीं कि ये थिगली लगी है। जी वो रचना के साथ में उसका समन्वय होना चाहिए। और फिर जैसा मैंने आपको बताया, आप नई पीढ़ी की बात करते हैं, जी मैं नई पीढ़ी के बुजुर्ग पीढ़ी सबको रोमांस का तड़का अच्छा लगता है। एक मुंबई में एक और चर्चा अभी कई दिनों से हो रही है कि साहित्य में इतिहास या इतिहास में साहित्य, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, इतिहास में साहित्य नहीं आता। इतिहास में लड़कों को, लड़कियों को पास होने के लिए इतिहास पढ़ाना पड़ता है, वहाँ साहित्य नहीं हम पढ़ा सकते, इसलिए इतिहास में साहित्य नहीं होता। परंतु जब आप ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं, इतिहास के पात्रों को लेते हैं, तो उसमें साहित्य का समन्वय जरूरी है, क्योंकि यू आर नॉट राइटिंग हिस्ट्री, आप इतिहास नहीं लिख रहे हैं, ना आप साहित्य लिख रहे हैं, आप इतिहास और साहित्य के समन्वय से एक नई रचना पाठक को दे रहे हैं। तो साहित्य में इतिहास कथा के माध्यम के लिए आता है, और परंतु इतिहास में साहित्य का सौंदर्य नहीं आता। जी जी इतिहास ड्राई फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री होता है, जी और साहित्य जो है उसमें सौंदर्य भी है, उसमें रोमांस भी है, और उसमें एक काल्पनिक सौंदर्य का क्रिएशन भी है उसमें। जी तो इतिहास को जब आप उसमें लेंगे, तो आप इतिहास के पात्रों को, वहाँ के वातावरण को लेंगे, जी और उन दोनों का समन्वय करेंगे, जी उन दोनों के संतुलित समन्वय। ऐसा नहीं हो कि इतिहास हावी हो रहा है साहित्य पर या साहित्य इतिहास पर हावी हो रहा है, उन दोनों में समन्वय स्थापित करेंगे, और फिर कल्पना के सौंदर्य को उसमें लगाएंगे, तो पाठक बन जाएगा। ये एक पहला उपन्यास और आज का 8वां उपन्यास, भाषा के स्तर पर और
मतलब एक सोच के, कल्पना के स्तर पर कुछ बदलाव आता है या वही चीजें चलती रहती नहीं, बदलाव आता है जी? जब हम कथ्य हाँ, जो उसमें- बदलाव ऐसा है हाँ। कि जब हम ऐतिहासिक उपन्यास लेंगे जी। तो उसके परिवेश के अनुसार भाषा होगी। अच्छा, वो मतलब हाँ। ये आप हाँ, करते हैं? ये नई चीज बता रहा हूँ आपको। जी। ये ऐतिहासिक उपन्यास में जिस काल की घटना को आप ले रहे हैं, गुलारा बेगम को ले रहे हैं, तो उसमें उस काल की भाषा भी लेना पड़ेगी जिसमें उर्दू के आम फहम यानी सबकी समझ में आने वाले शब्दों का उपयोग करना आज के दौर में कौन सी कथ्य और भाषा को आप पकड़ के चलते हैं? है। आज के दौर में जो उपन्यास लिख रहे हैं, उसकी भाषा शैली, उसका कथ्य, उसका शिल्प जो कहते हैं अपन साहित्यिक, उसमें तो वो कुछ बदलाव है या आज के दौर वाला है? नहीं नहीं, बदलाव है, पर वो ऐतिहासिक उपन्यास में नहीं है, वो आम व्यक्ति साहित्य में है। आज की जिंदगी पर लिखे गए उपन्यास में है, आज की जिंदगी पर लिखी गई कहानी में है। मैंने आज की जिंदगी पर एक उपन्यास लिखा है, जिंदगी के बदलते रूप, जी। जिसमें मैंने नक्सल मूवमेंट भी लिया है और राजनीतिक भ्रष्टाचार जी। जो आज का है। ये मिनिस्टर जब बनता है तो सड़क छाप होता है, और जब मिनिस्ट्री से हटता है तो वो लखपति करोड़पति होता है। आपने पढ़े होंगे कि अभी छापे पड़े हैं जी। तो 10-10 करोड़ और 20-20 लाख रुपए निकले। तो हम आज की भाषा का उपयोग करेंगे है। और दूसरा क्या है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि लेखक के मन में आज की व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश भी होता है कि हमने आज़ादी इसलिए नहीं ली है कि आप मंत्री बने हैं और मंत्री पद से उतरने के बाद आपके पास 4 करोड़ रुपए हो। ये कहाँ से आया है? अच्छा, अभी भी आपको मुंबई में फिल्मकार बुला रहे हैं और शायद 2-1 महीने बाद आपकी मीटिंग है, तो हमारा भी एक निवेदन है कि हम विश्व हिंदी अकादमी भी आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक कार्यक्रम करेगी, तो उसके लिए भी आप समय दें। और अभी हम जब बैठे थे तो अनूप जलोटा जी ने आपका पाटलिपुत्र की सामग्री पढ़ी, वो बता रहे थे कि मैंने 2 बार पढ़ी उसको आपको, तो उनका भी कुछ इरादा है फिल्म बनाने का उस पर? नहीं, आप बुलाएंगे, मैं आऊँगा और आप जो ऐतिहासिक उपन्यासों पर जो भी वार्ता रखेंगे रखूँगा। और एक बात है, एक पाठिका ने कहा कि आप चरित्र को, घटना को जैसा देखते हैं, आप ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि पाठक को भी घटना और चरित्र वैसा ही दिखता है, दृश्य सामने दिख जाए। हाँ, दृश्य सामने दिखता है। एक अंतिम सवाल है कि जैसे ब्योमकेश बख्शी है ना, तो एक तो फिल्म बनी, फिल्म 2-2.5 घंटे की होती है, ज़्यादा 3 घंटे की होती है, लेकिन जब उसकी सीरीज बनती है तो 30 सीरीज बन जाती है, अलग अलग वो आ जाती है। तो फिल्मकार कभी कभी सोचता है कि नहीं यार, अगर सीरीज बनेगी तो ज़्यादा स्कोप रहेगा उसमें। तो अगर आपके कोई उपन्यास अगर बनेंगे, वो फिल्म बन रही है उसमें, तो आप सीरीज में ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक फिल्म भी बन जाए 2-2.5 घंटे की? नहीं, सीरीज लंबी चलती है तो सब बातें आ जाती हैं उसमें, नहीं, विस्तार से सब बातें कहने- आ जाती हैं, जी। पर उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। वो टूट जाती है। हाँ, टीवी पर जो सीरियल आएगा जी। वो एक हफ्ते में एक एपिसोड आएगा, जी। दूसरे हफ्ते में दूसरा एपिसोड, यानी फैलाते हैं। उसका कमर्शियल उद्देश्य है, जी। क्योंकि सीरियल जितना लंबा चलेगा उतने एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। लेकिन रचनाकार को लगता है ना कि मेरी सारी बातें आ गई उसमें, ये भी एक बात आती है। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, जी। क्योंकि वो कहता है कि 2 घंटे में फिल्म नहीं बन सकती मेरे ऊपर। सारी बातें लेने के लिए सीरियल को लंबा करते हैं। और फिल्म में क्या है कि एक बात और बता दूं कि लेखक को और फिल्मकार के समन्वय होना चाहिए, क्योंकि साहित्यिक रचना जो होती है वो अलग होती है और फिल्मी कहानी जो होती है वो अलग होती है, क्योंकि उसमें फिल्म वाला पैसे कमाने के लिए बनाता है। जी। अगर उसने 1-8 करोड़ रुपया लगाया है तो वो चाहेगा कि कम से कम 2 करोड़ मिलना चाहिए मुझको। या प्रेमचंद जी का बढ़िया किस्सा सुना था। प्रेमचंद जी के ये सत्य घटना है। जी।
प्रेमचंद जी के गोदान पर फिल्म बनी। बनी। तो पंडित प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी गए, उन्हें बुलाया। अब उसमें उन्होंने कमर्शियल फिल्म की। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप कहानी से अलग बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी अब ये पैसा कमाने बैठे हैं, गोदान उन्होंने तो वेश्यावृत्ति कह दिया था हाँ, कि तो- पूंजीपतियों के हाथ में फिल्म इंडस्ट्री, कोई साहित्य से लेना देना नहीं है। हाँ, हाँ, तो चलिए। वो वापिस आए जी। और खंडवा में माखनलाल जी चतुर्वेदी के यहाँ 15 दिन रहे। तो प्रेमचंद की पत्नी ने अपने संस्मरण लिखे, उसमें सब बातें लिखी। तो मैं इस बात के लिए राजी हूँ कि अगर वो फिल्म बनाते हैं या सीरियल बनाते हैं तो उन्होंने जो पैसा लगाया है उसको ब्याज समेत वसूल करने के लिए मैं उन्हें चेंजेस करने के अधिकार दूंगा। देखिए सर, आप फिल्में भी देखते हैं, सभी गदर 2 देखकर आए, तो आपने कोई साहित्यिक कृतियों पर कोई फिल्म देखी? साहित्यिक चित्रलेखा देखी, कृतियों गाइड पर देखी, दाग देखी, सीरियल बने। देवदास देखी, हाँ, तो देवदास में भी वही गाइड कमर्शियल देखी होगी हाँ, आपने, हाँ, शरद उत्सव बाबू के- देखी होगी। हाँ, शरद बाबू के देवदास में कमर्शियल चेंजेस तो है। दिलीप कुमार उसमें हीरो है, कमर्शियल चेंजेस तो है। तो अब जल्दी आपके उपन्यास पर फिल्म बनेगी सर, वो देखना चाहेंगे? अरे हम आपको आमंत्रित करेंगे और आप हमारे साथ उन मेहमानों में से एक होंगे जिनको आमंत्रित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंटरव्यू के लिए।